नमस्कार, डीडोना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है त्वचा के व्युत्पन्न। इससे पहले अपने अध्याय चल रहा है 21वां मानव का अध्यावरणीय तंत्र, और इससे पहले वाले वीडियो में अपने अध्यावरण तंत्र के बारे में पढ़ा, त्वचा के बारे में पढ़ा। त्वचा में दो स्तर पाए जाते हैं, अधिचरम और चरम। अधिचरम है वो 5 परतों से मिलकर बनता है, चरम है वो 2 परतों से मिलकर बनता है। उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। आज अपना टॉपिक है त्वचा के व्युत्पन्न। तो त्वचा के व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो मानव की त्वचा में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा त्वचा के व्युत्पन्न होते क्या है कि मानव की त्वचा में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न। और जैसे रोम और त्वक ग्रंथि, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो त्वचा के व्युत्पन्न होते क्या है कि मानव की त्वचा में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न बोलते हैं। जैसे रोम और त्वक ग्रंथियां, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रोम के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करते हैं रोम के बारे में। रोम होता क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो रोम है वो अधिचरम, जो त्वचा का ऊपर का स्तर होता है, ठीक है, और नीचे का स्तर क्या कहलाता है? चरम कहलाता है, ठीक है। तो अधिचरम की सजीव कोशिका, सजीव मतलब अधिचरम में कितने स्तर पाए जाते हैं? 5। उनमें से सजीव कौन सा होता है? मेल बीजी। मेल बीजी स्तर होता है, वो क्या होता है? सजीव होता है। बाकी सब क्या होते हैं? निर्जीव। मेल बीजी स्तर क्या होता है? सबसे नीचे का स्तर। अधिचरम के सबसे नीचे का स्तर क्या होता है? मेल बीजी स्तर होता है, ठीक है। तो मेल बीजी स्तर है, उसमें क्या होता है? किसका निर्माण होता है? रोम का निर्माण, ठीक है। तो रोम है, रोम का निर्माण कहां पे होता है? अधिचरम की सजीव कोशिका, जो मेल बीजी स्तर होता है, सजीव भाग होता है जो मेल बीजी स्तर होता है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है, रोम का निर्माण होता है, ठीक है। अब रोम की संरचना, मतलब रोम की संरचना किस प्रकार की होती है, या इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सबसे पहला भाग, रोम का सबसे पहला भाग आप पढ़ेंगे, जो है रोम पुटक। रोम पुटक, रोम की संरचना में सबसे पहला भाग कौन सा है? रोम पुटक है। अब देखो, रोम पुटक होता क्या है? रोम पुटक किसे कहते हैं? तो रोम पुटक चरम होता है। चरम का क्या होता है? दूसरा स्तर। त्वचा का दूसरा स्तर, ऊपर वाला स्तर क्या कहलाता है? अधिचरम कहलाता है, और नीचे वाला स्तर क्या कहलाता है? चरम कहलाता है, ठीक है। तो रोम पुटक है वो चरम में धसा हुआ भाग होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये अधिचरम भाग हो गया, ये चरम हो गया, तो इसके अंदर धसा हुआ भाग, ठीक है, वो क्या कहलाता है? रोम पुटक। अंदर धसा हुआ एक थैले के समान, थैली के समान संरचना बनाता है। मतलब रोम का ये भाग क्या करता है? इसके अंदर घुसकर एक थैली के समान संरचना बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम पुटक बोलते हैं, ठीक है। रोम पुटक से बोलते हैं चरम के आधार पर या तल पर एक थैली के समान संरचना बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम पुटक बोलते हैं। उसके पश्चात दूसरा है रोम की जड़। देखो, रोम की जड़ क्या होता है कि रोम पुटक होता है, ठीक है। रोम पुटक के नीचे के तल पर कोशिकाएं नियमित विभाजित होती रहती है, ठीक है। रोम पुटक के नीचे के तल पर कोशिकाएं नियमित विभाजित होती रहती है, सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोम की जड़ बोलते हैं। उसके पश्चात तीसरा भाग रोम पेपिला। रोम पेपिला क्या होता है कि ये नीचे का भाग है, ठीक है। ये नीचे का भाग एक की सफेद
दूध के समान सफेद तेलीय पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, दूध के समान सफेद तेलीय पदार्थ है, उसके समान संरचना, जैसे ये हम कह सकते हैं कि रुधिर वाहिनियां होती है। देखो दोबारा देखना, रोम पेपिला क्या होता है कि रोम कूटक है, उसके नीचे का भाग, रोम कूटक के नीचे के भाग में रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ये दोबारा देखना, रोम पेपिला होता है कि रुधिर वाहिनियां, कहां पे रोम कूटक है उसका नीचे का भाग है, उसमें रुधिर वाहिनियां एक गुच्छे के रूप में संरचना बनाती है। क्या बनाती है? गुच्छे के रूप में संरचना बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम पेपिला। ठीक है, रोम कूटक के आधार नीचे का भाग यह गड्ढे रूपी संरचना बनती है, जिसमें रुधिर वाहिनियां गुच्छे के समान संरचना बनाती है, जिसको हम रोम पेपिला बोलते हैं। अगला चौथा भाग है इसके अंदर, रोम कांड। रोम कांड क्या होता है कि चरण की ऊपरी सतह, चरण की जो ऊपर की सतह होती है उससे ऊपर का भाग क्या होता है? निर्जीव होता है। नीचे की सतह क्या होता है? सजीव होता है। ऊपर की सतह क्या होता है? निर्जीव होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रोम कांड बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये ऊपर का भाग है ना, तो ये क्या कहलाता है? रोम कांड कहलाता है। और अंतिम पांचवा है वो है एरेक्टर पिलाई पेशिया। एरेक्टर पिलाई पेशिया, ठीक है, एरेक्टर पिलाई पेशिया क्या होती है? विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की पेशियां। ठीक है, एक विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरेक्टर पिलाई। कार्य क्या करती है? रोम की गति का निर्धारण। ठीक है, रोम की गति को नियंत्रित या निर्धारित कौन करती है? एरेक्टर पिलाई पेशियां। कैसे? जैसे ही मान लो कि ये पेशियां संकुचित होती है तो रोम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे रोम पाए जाते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। ये खड़े कब होते हैं? जब ये संकुचित होती है। जैसे मान लो कि एक ही डरावना दृश्य हम देखते हैं, तो जैसे ही हम कोई डरावना दृश्य देखते हैं तो हमारे शरीर पे जितने भी रोम है वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में रोंगटे खड़े होना भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एरेक्टर पिलाई पेशियां ये क्या होती है? संकुचित हो जाती है। जैसे ही आप कोई डरावना दृश्य देखते हो तो ये संकुचित हो जाती है, जिसके कारण रोम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ये किसके बारे में था? रोम के बारे में। ठीक है, एक बार दोबारा देखना कि रोम त्वचा की युग्म है, उसको दो भागों में बांटा। कौन सा? एक तो रोम और एक है त्वक ग्रंथियां। तो त्वक ग्रंथियां आप पढ़ेंगे। रोम अधिचरण होता है, उसकी सजीव भाग मेल विधि स्तर से रोम का निर्माण होता है। रोम है वो निम्न प्रकार से इसको विभाजित किया गया रोम को। सबसे पहला रोम कूटक जो चरण में दर्शा हुआ भाग होता है और एक थैली के समान संरचना बनाता है, जिसको रोम कूटक बोलते हैं। रोम की जड़ रोम कूटक होता है, उसका नीचे का तल है, वहां से कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, जो किसका निर्माण करती है? रोम की जड़ों का निर्माण करती है। रोम पेपिला, रोम पेपिला होता है, रोम कूटक है, उसका नीचे का भाग एक गड्ढे के समान संरचना बनती है, वहां पे रुधिर वाहिनियां एक गुच्छा बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम पेपिला बोलते हैं। और रोम कांड चरण की ऊपरी सतह, मतलब ये सब चरण के अंदर पाया जाएगा, और चरण की ऊपरी सतह जो निर्जीव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोम कांड बोलते हैं। और एरेक्टर पिलाई पेशियां एक विशेष प्रकार की पेशियां होती है जो रोम की गति का निर्धारण करती है या नियंत्रित करती है। जैसे ही ये पेशियां संकुचित होती है, ठीक है, तो रोम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया रोम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्वक ग्रंथियों के बारे में। अब देखो अपने दूसरा है त्वक ग्रंथियां। पहला रोम हो गया, दूसरा है त्वक ग्रंथियां। त्वक ग्रंथियां क्या होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। ये किस प्रकार की ग्रंथियां होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। देखो कैसे? बहिस्त्रावी ग्रंथियां, एक बार देखना, ग्रंथियां उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है पहला अंतःस्त्रावी,
अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरी होती है वो कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। और तीसरी ग्रंथियां कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, ये तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अंतःस्रावी जो अपना स्त्रवण अंदर छोड़ती है, बहिस्रावी जो अपना स्त्रवण बाहर छोड़ती है शरीर से, और मिश्रित ये दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखो त्वक ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। त्वक ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। मतलब ये ग्रंथियां अपना स्त्रवण कहां पे छोड़ती है? बाहर की ओर, शरीर से बाहर ही छोड़ती है। और ये ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? नलिकाकार होती है। ठीक है, ये ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? नलिकाकार होती है। और किस प्रकार की होती है? बहिस्रावी होती है। और ये खुलती कहां पे? चरम की सतह, जो बाहरी सतह है, ठीक है, अधिचरम की सतह पर खुलती है। ठीक है, तो ग्रंथियां यह बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां होती है, यह नलिकाकार होती है, जो अधिचरम की बाहरी सतह है उस पर खुलती है। इसके अंदर हम कुछ त्वक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है स्वेद ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथियां, ठीक है, स्वेद ग्रंथियां हैं किस प्रकार की होती है? नलिकाकार। स्वेद ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? नलिकाकार। कहां तक पाई जाती है? चरम के अंदर, मतलब चरम का भाग है वहां से प्रारंभ होती है और बाहर अधिचरम तक ही फैली हुई रहती है। कौन सी ग्रंथियां? स्वेद ग्रंथियां। ठीक है, स्वेद ग्रंथियां कार्य क्या करती है? पसीना, जो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकल रहा है वो किसके द्वारा बाहर निकल रहा है? स्वेद ग्रंथि। तो पसीने को बाहर निकालना, ठीक है, पसीने को बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? स्वेद ग्रंथियां। एक कार्य क्या करती है? ये शरीर के ताप का नियमन। ठीक है, तो शरीर के ताप का नियमन भी कौन करती है? स्वेद ग्रंथियां। तो स्वेद ग्रंथियां दोबारा देखना, ये नलिकाकार संरचनाएं होती है जो चरम के अंदर तक धसी हुई रहती है और अधिचरम से बाहर निकलती है। यह पसीने को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है और शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। उसके पश्चात दूसरी ग्रंथियां हैं सीबेसियस या तेलीय ग्रंथि। क्या होती है? सीबेसियस या तेलीय ग्रंथियां। ये ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है? जो बाल होते हैं, ठीक है, या रोम होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर, ठीक है, जो ये रोम पाए जाते हैं उनकी जड़ों के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? सीबेसियस या तेलीय ग्रंथियां। ये ग्रंथियां क्या करती है? दूध के समान श्वेत पदार्थ, ठीक है, दूध के समान श्वेत तेलीय पदार्थ है उसके स्त्रावण करती है। और उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सीबम। ये याद रखना, सीबम क्या होता है? ठीक है, सीबम किसे कहते हैं? सीबेसियन ग्रंथियों के द्वारा दूध के समान गाढ़ा तेलीय पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। तो सीबेसियन ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है? रोम होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पाई जाती है और ये दूध के समान गाढ़ा तेलीय पदार्थ स्त्रावित करती है जिसे हम सीबम कहते हैं। जो क्या कार्य करती है? त्वचा को जलरोधी और चिकना बनाने का कार्य कौन करती है? सीबेसियन ग्रंथियां। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी त्वचा है वो चिकनी होती है, कईयों की कठोर होती है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है? इन सीबेसियन ग्रंथियां, मतलब ये पदार्थ बनता है सीबम, यदि ये अधिक मात्रा में बनता है तो त्वचा वो चिकनी रहती है, वो नहीं बनता है तो क्या होती है? अधिक ही कठोर हो जाती है। तो ये हो गई सीबेसियन। अगला है तीसरा स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है? मनुष्य के वक्ष सतह, वहां पे क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के वक्ष है सतह, वहां पे क्या पाई जाती है? स्तन पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ये मादाओं में अधिक विकसित होती है। मादा होते हैं उनके अंदर अधिक सक्रिय होती है, जबकि नर के अंदर ये निष्क्रिय होते हैं। मादा के अंदर क्या होते हैं? ये अधिक सक्रिय होते हैं। इनके द्वारा किसका स्त्रवण होता है? दूध का स्त्रवण होता है और उस दूध का उपयोग शिशु है वो पोषण के रूप में प्राप्त करता है। और इन ग्रंथियों का
नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रण होता है। कैसे? जैसे कईयों की स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित होती है, ठीक है, और कईयों की स्तन ग्रंथियां वो कम विकसित होती है। तो उसका कारण क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उनकी मात्रा शरीर में कितनी पाई जाती है, अधिक मात्रा पाई जाती है या कम मात्रा पाई जाती है, उसी के अनुसार स्तन ग्रंथियों की स्थिति या आकार है वो निर्धारित होता है। तो स्तन ग्रंथियां मनुष्य के वक्ष होते हैं, उस स्थान पे पाई जाती है। मादाओं में क्या होते हैं? अधिक सक्रिय होते हैं, और इनके द्वारा किसका स्त्रवण होता है? दूध का स्त्रवण होता है, जिसे शिशु पोषण के रूप में प्राप्त करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं? स्तन ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं या निर्धारण या उनके आकार है उनको नियंत्रित करती है। उसके पश्चात है सिरुमिनस ग्रंथियां, सिरुमिनस ग्रंथि। उसके पश्चात है सिरुमिनस ग्रंथियां। ये ग्रंथियां कहां पाई जाती है? कर्णनाल, बाह्य कर्णनाल होता है, ठीक है, जो कान की संरचना, बाहर की संरचना बाह्य कर्णनाल होता है, उसके अंदर पाई जाती है। और इसके द्वारा एक पदार्थ बनता है सिरुमन मोम, सिरुमन मोम, ठीक है, उस पदार्थ का निर्माण करती है। कौन करती है? सिरुमिन, जिसे हम किट्टी बोलते हैं ना अपनी भाषा में। तो सिरुमिन ग्रंथियां बाह्य कर्णनाल है, उसके अंदर पाई जाती है और किसका निर्माण करती है? सिरुमन मोम, मोम का निर्माण करती है। उसके पश्चात अंतिम ग्रंथियां है वो है म्यूबियन ग्रंथियां, म्यूबियन ग्रंथियां। ये कहां पे पाई जाती है? बरोनिया, ठीक है, आंखों की बरोनिया होती है, उसके अंदर ये ग्रंथियां पाई जाती है। और ये एक तेलीय पदार्थ स्त्रावित करती है जो क्या करता है? कॉर्निया होता है, कॉर्निया उसको चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये थी त्वक ग्रंथियां। दोबारा देखते हैं एक बार। त्वक ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियां बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां होती है जो नलिकाकार होती है और अधिश्रम है उसकी सतह से बाहर निकलती है। 5 ग्रंथियों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्वेत ग्रंथियां जो नलिकाकार ग्रंथियां होती है और चर्म का अंदर का सतह वहां तक फैली हुई रहती है। श्वेत ग्रंथियां पसीने को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है और शरीर के ताप का नियमन भी कौन करती है? नियंत्रण कौन करती है? श्वेत ग्रंथियां करती है। दूसरी है सीबेसियस ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथियां। ये ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है? रोम की जड़ है, ठीक है, उनके जड़ में ये सीबेसियस या तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। इसके द्वारा एक ही दूध के समान श्वेत गाढ़ा पदार्थ स्त्रावित होता है, तेलीय पदार्थ जिसको सीबम कहते हैं। और ये क्या करता है? त्वचा को जलरोधी और त्वचा को कोमल बनाने में सहायक होता है। अगला है स्तन ग्रंथियां जो वक्ष में पाई जाती है, मादा में अधिक सक्रिय होते हैं। किसका स्त्रावण करते हैं? दूध का स्त्रावण करते हैं, जिससे शिशु भोजन के रूप में या पोषण के रूप में ग्रहण करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करते हैं? इन ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। अगली है सिरुमिनस ग्रंथियां जो बाह्य कर्णनाल है वहां पे पाई जाती है और इसके द्वारा सिरुमन मोम है उनका निर्माण होता है। और अंतिम है म्यूबियन ग्रंथियां जो बरोनिया होती है आंखों की, उसकी निचली सतह या जड़ों में पाई जाती है। एक तेलीय पदार्थ स्त्रावित करती है जिससे कॉर्निया क्या होता है? चिकना बना हुआ रहता है। अगला टॉपिक अपने अगला है, अंतिम टॉपिक है ये त्वचा का कार्य। त्वचा का कार्य, ठीक है, त्वचा का कार्य जैसे सबसे पहले बाह्य सुरक्षा, ठीक है, अनेक कार्य होते हैं जैसे बाह्य सुरक्षा, शरीर के ताप का नियमन,
उत्सर्जन, पुनरुद्भवन और कंकाल निर्माण, अवशोषण, कंकाल निर्माण, अवशोषण, लैंगिकी आकर्षण। ठीक है, ये अनेक कार्य और भी बहुत सारे कार्य, मुख्य रूप से ये कार्य है त्वचा के। ठीक है, तो ध्यान देना त्वचा के कौन कौन से कार्य हैं, इसके अंदर आपको ये हेडिंग लगा के इनका वर्णन लिखना चाहिए। तो वायु सुरक्षा प्रदान करना, जैसे बाहर से कोई भी रोगाणु शरीर पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले सुरक्षा कौन करती है, त्वचा सुरक्षा करती है। ठीक है, इस प्रकार त्वचा क्या करती है, शरीर का वायु सुरक्षा प्रदान करती है। उसके पश्चात शरीर के ताप का नियमन, अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले श्वेत ग्रंथियां। ठीक है, ये क्या करती है, ताप का नियमन करती है। इस प्रकार से त्वचा है उसका कार्य क्या होता है, शरीर के ताप का नियमन। जैसे मान लो कि शरीर के अंदर का तापमान किस प्रकार है और बाह्य वातावरण का तापमान किस प्रकार है, तो उन दोनों को नियंत्रित या नियमित करने का कार्य कौन करती है, त्वचा करती है। उसके पश्चात उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो त्वचा के द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर त्यागा जाता है, पसीना। कौन सा त्यागा जाता है, पसीना। पसीने को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, तो त्वचा क्या करती है, पसीने को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, यदि मान लो कि शरीर का कोई अंग, किसी जीव के शरीर का कोई अंग टूट जाता है, ठीक है, और वापस विकसित हो जाता है, तो वो क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया कहलाती है। तो जैसे हमारे शरीर में घाव लग जाता है तो उस घाव को भरने में सहायक कौन होती है, त्वचा। ठीक है, उस घाव को वापस से भर देती है, इसलिए त्वचा में किस प्रकार की क्रिया होती है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। उसके पश्चात कंकाल निर्माण, जैसे हमारे शरीर के कंकाल का निर्माण में सहायक कौन होती है, त्वचा। कैसे, जैसे उसको निश्चित आकृति प्रदान करती है, किस आकार का बनाना है, तो उसमें भी सहायक कौन होती है, त्वचा सहायक होती है। अवशोषण, जैसे मान लो कि नमी है, उसको त्वचा है वो अवशोषित करती है। हम तेल लगाते हैं शरीर पर, ठीक है, तो वो तेल कहाँ जाता है, त्वचा उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अंतिम है लैंगिक आकर्षण, जैसे मान लो कि किस प्रकार की त्वचा है उस प्रकार से लैंगिक आकर्षण भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए लैंगिक आकर्षण में भी क्या होती है, त्वचा सहायक होती है। तो ये है त्वचा के कार्य। ठीक है, कौन कौन से, वायु सुरक्षा प्रदान करना, शरीर के ताप का नियमन करना, पसीने को उत्सर्जित करना, पुनरुद्भवन, घाव लग जाता है तो उसको वापस भरना, कंकाल को निश्चित आकृति प्रदान करना, अवशोषण है, जल है उसका अवशोषण करना, और लैंगिक आकर्षण, जैसे मान लो कि नर और मादा है उनके अंदर किस प्रकार से आकर्षण होता है, तो उसमें भी कौन सहायक होती है, त्वचा सहायक होती है। उसके पश्चात एक अंतिम परिभाषा या हम कह सकते हैं कि एक अंतिम प्रश्न इस अध्याय का, कि त्वचा को हरपनमोला अंग क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी है वो गेंदबाजी भी करता है, बल्लेबाजी भी करता है, दोनों काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हरपनमोला खिलाड़ी बोलते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार त्वचा भी क्या होती है, ऑलराउंडर होती है या हरपनमोला अंगी होती है। इसको हरपनमोला अंगी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न कार्य को संपन्न करती है, इस कारण से त्वचा को हम क्या बोलते हैं, हरपनमोला अंग बोलते हैं। तो ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि त्वचा को हरपनमोला अंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर के अनेक कार्यों का नियंत्रण करती है या शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। सीधा ये लिख के आओ कि त्वचा शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, इस कारण से त्वचा को हरपनमोला कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना अध्याय ये कंप्लीट हो गया है। 2 वीडियो बने इस अध्याय में, पार्ट 1 जिसके अंदर हमने पढ़ा चरम और अधिचरम क्या होते हैं, और पार्ट 2 जिसमें हमने पढ़ा रोम क्या होते हैं और त्वक ग्रंथियां क्या होती हैं और त्वचा के कार्य क्या होते हैं। आगे अगले वीडियो आएंगे, उसके अंदर हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे और एक नया तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ लिया अध्यावरण तंत्र के बारे में, ठीक है, तो अध्यावरण तंत्र अपना कंप्लीट हो गया है। आप भी लोग पीछे के वीडियो है उनको भी देखते रहें, जैसे कई लोग नए जुड़े हैं तो वो पहले हमारे जो भी पीछे के वीडियो डाले गए हैं उनको देखें। और हमारे इस चैनल पर अभी जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं हो रही है तो उनमें से गणित विषय और सामाजिक विज्ञान, इन 10वीं क्लास के इन दोनों विषयों की विशेष रूप से क्लासें,
मतलब अति महत्वपूर्ण पर्सन है जो परीक्षा में आने वाले हैं, उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं। और 12वीं क्लास में ज्योग्राफी है और गणित है, उनके भी विशेष वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको परीक्षा में अत्यधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे पास अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये वीडियो बना रहे हैं, जिनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है, और उनके बताए गए प्रश्नों में से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को देखें और अपने साथी गण उनके साथ में उन वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।